और बढ़िया का नाम सुनते हैं सोचते हैं बढ़िया का भी किसा पहलवान भाई। अगर अपने बच्चे जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो होगा वो ठीक होगा। हार क्या जाए तो कुछ काम धंधा लगा देंगे। जो फर्स्ट आया तो मैं फर्स्ट आया तो उन्होंने सिर पे हाथ भी रखा और 50 रुपये मुझे एक्स्ट्रा इनाम के भी दिए उन्होंने। 50 रुपये? हाँ। फिर एक दिन ऐसा आ गया कि पिताजी बोले भाई मैं असमर्थ हूँ, आप घर आ जाओ। तो सन 82 में मेरे ताऊ जी ने मुझे 12,000 रुपये दिए थे। ये गांव के दंगल होते हैं अपने फागुन के महीने में, अपने हरियाणा में तकरीबन हर गांव में कुश्तियाँ होती है। स्टैंडिंग टेक्निक एक मुल्तानी दाव है। इनाम तो कुछ होती नहीं थी तो पब्लिक खुश हो जाती, तो पब्लिक उस टाइम पे वो चारों तरफ जैसे जादूगर घूमता, चादर लेकर वो घूमते 300-400 रुपये में खर्चा चल जाता, तो 2,500-3,000 रुपये इकट्ठे हुए पूरा साल निकल गया। ऐसे ही पूरा साल का निकल जा। ये फिर 1986 में CISF में मेरी जॉब लग गई थी कुश्ती के दम पे। कुश्ती के दम पे। तो हम 8 पहलवान इकट्ठे ही भर्ती हुए थे। तो किसी ने समझा भाई नौकरी का भी काम हो जाए तरह की, तुम अपना 10वीं तो कर ले कि तक वहाँ तो अच्छा। पढ़ाई लिखाई में ठीक था, जो गांव का माहौल था उस हिसाब से लिखना पढ़ना होता। तो उस टाइम का इतिहास ये था, अपने 68-74 किलो के या 57-62 के वो छुट्टियों पर लड़ लिया करते, और एक दावगीर के नाम से जानते थे उनको ज़्यादातर। अच्छा। कृष्ण पहलवान पता नहीं क्या दाव मार सकते। जैसे अब गद्दे पे कुश्ती होती है 6 मिनट की होती है, 6 की होती है ना पहलवान जी? 6 की। पहले दंगल में आधे घंटे की कुश्ती होती थी। तो आप ये बताओ कि जैसे 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक आप गए, तो मेडल तो बहुत बाद में आया कुश्ती में, तो पहले मेडल क्यों नहीं आ पाते थे? पहचान मिलने लगी मैच से, क्योंकि मीडिया भी ज़्यादा हो गया और पैसा भी ज़्यादा हो गया। दी हरियाणा टॉक्स के पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान है 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक के पहलवान अशोक गर्ग। आज हम उनके संघर्ष को लेके और उनकी उपलब्धियों को लेके बातचीत करेंगे। पहलवान जी आपका स्वागत है। नमस्कार। अच्छा पहलवान जी ये बताओ, बढ़िया के घर में जन्म लिया और देश के नामी पहलवान हुए और ओलंपिक तो भी गए, तो कैसे ये आप कुश्ती में आना कैसे हुआ? गांव से ये कुश्ती का शौक जो है वो कैसे लगा आपको? नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती कि ज़्यादातर मेहनत से बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन मेरे को कुछ गॉड गिफ्ट भी थी। जब मैं हम गांव में रहते थे तो हमारे गांव में कच्ची गली थी, सारी की सारी रेतीली। कौन सा गांव था? मेरा सुनाना गांव है और जाटों का गांव है पूरा का पूरा। तो जब मैं 6-7 साल का था तो हमारे पूरा गांव की गली थी वो कच्ची थी, रेतीली थी। तो और कोई रिक्रिएशन के जैसे गांव में उस टाइम पे कोई साधन होते नहीं। ये 1976, 77, 78 की बात है। जी बहुत पुरानी बात है। आपका जन्म भी 1969 में हुआ है? 67 का मेरा, 68 का जन्म है मेरा। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती तो 4-5 बजे जब थोड़ा सा सूरज ढलने को होता तो गांव में जो बड़े बूढ़े हैं बैठ के होका पीते, और उनके पास रिक्रिएशन का कोई और दूसरा तो साधन था नहीं, तो वो बच्चों को आपस में इकट्ठे करके आपस में कुश्ती लड़ाते थे। तो कुश्ती लड़ाते हो तो उसमें उन बच्चों के साथ मैं भी उन्हीं के साथ घूमता था। कभी खेत में चले गए, कभी जोड़ मनाने चले गए, कभी नहर में नहाने चले, तो साथ मतलब 24 घंटे उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना पीना। तो जब उन बच्चों को कुश्ती लड़ाते थे तो वो मेरे से भी जैसे पूछ लिया भैया कुश्ती तुम भी करोगे, तो मैंने भी कुश्ती। गांव में अमूमन बच्चों से हो ही जाता है कि भाई तू भी करेगा कुश्ती। हाँ, तो मैं कुदरती ही एक आधा दाव पेच जो मतलब और बच्चे नहीं लगाते थे उस टाइम मैं मार देता था उल्टा सीधा कोई भी, और वो ठीक स्टिक हो जाता था। तो मैं अपने साथ के जितने भी बच्चे थे मैं सबसे तगड़ा पड़ता था, अपनी उम्र से ज्यादा के बच्चों के साथ भी। तो धीरे धीरे 7-8 साल का था जब मैं पूरे गाँव। बढ़िया का नाम सुनते हैं सोचते हैं बढ़िया का भी किसा पहलवान भाई। बस इतना मन कदे महसूस नहीं हुआ हमारे गाँव में कि भाई मैं बढ़िया हूँ और जाट हैं, ऐसा कदे महसूस नहीं हुआ। मतलब उन में रहना, उन में खाना, ना घर के भी माँ बाप भी न्यू ना पूछा करते भाई कित सोया है कि तू उठ लिया। मतलब गांव में जो रहे वो उसकी जाति नहीं होती, वो तो खेत क्या मन्नत कदे ऐसा महसूस नहीं हुआ मैं जाटा है गाँव में हूँ भाई मैं अकेला बढ़िया हूँ, तो मन्नत ऐसा कदे महसूस नहीं हुआ। मतलब ये कि विशेष गाँव ने जो शायद किसी खिलाड़ी को मिला होगा जितना मेरा गाँव मुझे प्यार देता है आज भी और जब शुरू से भी।
क्योंकि बढ़िया के बच्चे तो हम देखते हैं कि हम भी जैसे साथ जो बच्चे पढ़ते थे वो कॉमर्स लेते थे और वो बिजनेस लाइन में जाते थे, कोई बैंक में जाता था, कोई अपना व्यापार करता था। आपके लिए कभी ऐसा आया कि व्यापार करना है? नहीं, मेरे लिए ऐसा इसलिए भी नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा जो गांव में हम भी रहते थे बढ़िया ज़रूर थे, लेकिन घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि इस तरह का ध्यान दिया जाए, बच्चों का क्या करवा जाए क्या नहीं करवा जाए, ऐसी कभी बात होती नहीं थी। तो बच्चे मतलब पिताजी थे, उनका सिर्फ यही था अगर अपने बच्चे जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, जो होगा वो ठीक होगा। पहलवानी के अखाड़े के बजाय ये नहीं कहा गल्ला संभाल लो भाई, गल्ला? नहीं, पिताजी ने कि ऐसा तो उस वो उम्र नहीं थी कि भाई गला संभाल लो, 7-8 साल का तो था ये। तो मैं इतना ज़रूर है कि जब शुरू में मैं 23 किलो में 1978 में 23 किलो में कुश्ती लड़ने के लिए पहले स्कूलों में जोन डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऐसे होती थी। तो जब मैं 23 किलो में 1978 में रोहतक के लिए गांव से आया, मेरा नाम जो स्कूल के मास्टर थे खजान सिंह पीटीआई थे, उन्होंने डाल दिया कि भाई ये वहाँ चलेंगे रोहतक, जोन की कुश्ती उसमें जाएंगे। तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था, लेकिन घर आने के बाद मेरी माँ ने मुझे ये ज़रूर बताया था भाई, मैंने तो ये प्रसाद बोला था कि तू हार के आ जाए तो अपना काम धंधा लगा देंगे। माता जी ने हमेशा तो माँ बाप सोचते हैं कि भाई बेटा जीत के आए, हाँ। परीक्षा पास होके आए। हाँ, और आपकी माता जी ने क्या सोचा था? अगर क्या भाई हार के आ प्रसाद जाए, बोला था? प्रसाद बोला था अगर हार के आ जाए तो कुछ काम धंधा लगा देंगे। भाई हमारी हालत कमज़ोर थी, कुछ काम करा भाई कुश्ती का। तो उस टाइम एक्चुअल में भविष्य भी ऐसा नहीं था कि भाई कुछ ना उस टाइम पे पैसा था, और पहले खेल में कुछ खास? खेल में कोई किसी भी खेल में नहीं था, औरों से तो कुश्ती में पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। लेकिन कोई ऐसा इतना वो नहीं था कि वो उससे अपना अच्छी तरह गुजारा कर ले। अच्छा, एक मैं सोशल मीडिया में कहीं देख रहा था, कहीं उस पे कि आप रोहतक से दिल्ली कुश्ती करने गए थे और इंदिरा गांधी ने आपको 50 रुपये इनाम दिया था। ऐसे ये बात सही है कि गलत हाँ, है? ये सही है। तो क्या था वो, उसके बारे में? एक्चुअल में जो गांव में जो शौक हुआ ना, मैं फिर वो 23 किलो में पहले जोन में फर्स्ट आया, फिर डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, फिर स्टेट में फर्स्ट आया। अच्छा, स्टेट में फर्स्ट आए? मैं शायद अपने गांव का पहला लड़का था जो 8-10 साल की उम्र में हरियाणा स्टेट में मतलब फर्स्ट आया था। तो गांव में रहते थे, और एक गांव में हमारे पड़ोस में नेग में दादाजी लगते हैं, वैसे मैं उसको काका बोलता था, रामचंद्र पहलवान थे, वो मिलिट्री में थे। कोच भी रहे वो शायद बाद में? ना, वो कोच नहीं रहे। तो उनको शौक सा था बच्चों को कुश्ती कराने का, और वो विशेषकर सारे बच्चों को जब वो छुट्टी आते थे तो उस टाइम पे वो 5-10 रुपये बच्चों में बांट के जाया करते हैं। 1977-78, हाँ, वो 1-1, 2-2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे ये ऐसे खरीद इकट्ठी करके अपने खुद अपने पैसे खुले करवा के और बच्चों को कुश्ती लड़ाते थे। जो बच्चा जीत गया उसको 5 पैसे दे दिए, जो हार गया उसको 2 पैसे दे दिए, ऐसे वो पैसे देता था। तो हम जितने भी हमारी गली के जितने भी हम बालक थे तो सारे ने सोचा थे भाई रामचंद्र छुट्टी कदा होगा। अच्छा, तो गांव में जैसे वो हाँ, छुट्टी सेना में थे? हाँ, सेना में थे, उसकी बाट देखा थे भाई आओगा कि मैं 2 पैसे 5 पैसे के मिल लेंगे। तो उसमें फर्स्ट आने के बाद में 1-2 साल गांव में रहा। तो फिर पिताजी को मतलब शौक जरूर था कि भाई बेटा कुश्ती कर ले। उन्होंने कोई मना नहीं किया, उसने मतलब वो खुश होया करता जब मैं कुश्ती जीतता गांव में, जब गांव की कुश्ती होती थी। तो जब गांव में रहते रहते 1 साल और निकल गया था, तो हमारे जो गुरुजी हैं कैप्टन चांद्रूप जी, वो आपके गांव से ही है? सुनाना से ही हैं। तो 1979 में वो पेंशन आए थे, और उन्होंने आके मास्टर चंदगीराम के अखाड़े में कोचिंग शुरू की थी। तो वो गांव में आए थे। तो गांव में आए तो मैं और रामनिवास और रणबीर, हमारा तीनों का प्रोग्राम उनके साथ अखाड़े में जाने का हुआ। तो शाम को जब पिताजी ने उनसे गुरुजी से ये पूछा भाई खर्चा कितना आ जाएगा, तो गुरुजी ने उस टाइम पे ये बताया था भाई 200-250 रुपये खर्चा इसका आ जाएगा महीने का। तो पिताजी के इतने हालात अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरा जाना हो गया कैंसिल, और रामनिवास और रणबीर दोनों चले गए। रामनिवास भी काफ़ी बड़े पहलवान हुए? दोनों अच्छे पहलवान हुए, दोनों इंटरनेशनल हुए। और रणबीर भी दोनों दंगलों में भी अच्छी छुट्टियों पर कुश्ती लड़ी दोनों ने, और इंटरनेशनल भी हुए। तो ये चलते चलते वो 79 में वो दोनों चले गए, मैं रह गया था। तो ऐसे कुश्ती में गांव में करता था, गांव में जैसे अपने दंगल होता था उसमें अपने गांव के उस कुश्ती लड़ लेते थे। तो 1981 की बात है, 1981 में एक हमारे गांव में
रामफल डॉक्टर थे, बाकरे का था, तो गांव में बाकरिया के डॉक्टर के नाम से मशहूर था, बाकरिया ही कहा करते उसने। पिताजी का और उसका बैठना उठना था। तो उसने दिल्ली में दंगल होते थे उस टाइम पे, हर शुक्रवार को मोरीगेट और हर संडे को जामा मस्जिद कुश्ती होती थी। वो कहीं देख के आया होगा, मुझे नहीं पता। दिल्ली में। तो वो घर पे आके और मेरे पिताजी को बोला, भाई सीताराम जी मैं अशोक को दिल्ली ले जाऊंगा और इसको मैं दिल्ली कुश्ती लड़ा के ले आऊँगा और अगले दिन इसको वापस ले आऊँगा। तो शौक था पिताजी ने मेरी माँ ने मेरे को 30 रुपये और एक टिफ़िन में घी डाल दिया, भाई कहीं रास्ते में खाना खाओ तो थोड़ा घी डाल लियो। एक टिफ़िन में घी दे दिया और 30 रुपये दे कर मैं उसके साथ भेज दिया। तो शाम को मुझे वो दिल्ली, जब साहब जी ने भी अखाड़ा मास्टर जी से अलग खोल लिया था अपना आज़ादपुर में, आज़ादपुर सब्जी मंडी में 1980 में, तो ये रणबीर और रामन्यास वहीं थे दोनों। तो ये 26 मार्च 1981 की बात है जब वो मुझे घर से लेके गए। वो 2 दिन के लिए लेके गए थे। 27 मार्च का दिन शुक्रवार था। उस दिन वो मोरीगेट, फिर वो शाम को मुझे ले गए रणबीर और रामन्यास के पास मुझे छोड़ दिया। और रणबीर या रामन्यास को बोले भाई कल सुबह इसको मोरीगेट ले आना, दंगल में ले आना। तो अगले दिन रणबीर मुझे मोरीगेट दंगल में लेके गया। तो वहाँ मेरी पहली बार 3 कुश्ती हुई। 3 में से मैं 2 जीत गया था और 1 मैं हार गया था। तो अखाड़े में आ गए। अखाड़े में आने के बाद उससे डॉक्टर साहब को कोई काम हो गया 2 दिन के लिए, और गुरुजी को, रामन्यास को, रणबीर को, इनको बोल के आ गया भाई अशोक को तुम 2 दिन और रख लो। तो मुझे भी इस चीज़ की खुशी है, भाई 2 दिन और अखाड़े में रहूँगा, मौका मिल गया। हाँ, अखाड़े में मौका मिला। तो उस 2 दिन में जो वहाँ मेरे साथ के जो बच्चे थे अखाड़े में, और उनके साथ साहब जी ने जैसे शाम को मेरी फाइट करवाई, प्रैक्टिस करवाई, जोर करवाए, तो मैंने उनको भी गिरा लिया। अच्छा, जो रहते थे पहले अखाड़े में, जो मेरे साथ के थे उनको मैंने गिरा लिया। तो उसी टाइम एक दंगल का अनाउंसमेंट हो गया अखाड़े में। जो दिल्ली की वो थी फेडरेशन थी, उन्होंने अखाड़े में एक लेटर भेजा। 1980 में संजय गांधी की डेथ हो गई थी। तो इंदिरा गांधी परिवार कुश्ती का बहुत शौकीन था पहले से। अच्छा। तो इंदिरा गांधी ने एक राजीव गांधी संजय गांधी ट्रॉफी करके एक बहुत बड़ा दंगल का आयोजन करवाया था, जिसमें हिंदुस्तान के सभी पहलवान पार्टिसिपेटेड थे, छोटे बड़े। शायद अम्बेडकर स्टेडियम में हुआ था 8 अप्रैल 1981 को। हाँ, 12 अप्रैल 1981 को खत्म हुआ था, जिसमें संजय ट्रॉफी के इनाम के 11,000 रुपये तो उसमें इनाम थी, और एक संजय ट्रॉफी थी, अच्छी नाम लिख के उस पर बड़ी ट्रॉफी थी। तो 11,000 रुपये तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनाम होता था। हाँ, वो बड़े पहलवानों के लिए था। अच्छा। तो उसमें हिंदुस्तान का तकरीबन बड़े पहलवानों में से कोई ऐसा पहलवान नहीं था जिसने उसमें हिस्सा ना लिया हो। तो ऐसा कौन सा नामी पहलवान था, कोई आपको ध्यान? हाँ, बुद्ध सिंह जी उसमें चैंपियन बने थे। अच्छा, बुद्ध सिंह। हाँ, और उसमें सतपाल जी ने भाग लिया था। महाबली सतपाल ने भाग लिया था। करतार ने भी भाग लिया था, पंजाब से हैं और बहुत अच्छे रेसलर रहे हिंदुस्तान के। और जयप्रकाश, मतलब कोई भी बड़ा पहलवान ऐसा, ये सुरेश था, जयप्रकाश था, सब ने भाग लिया था। केर उस टाइम बाद में हुए हैं। तो जब बुद्ध सिंह जी ने उसमें अपना वजन दिया, तो अगले दिन सतपाल जी और करतार पहलवान जी दोनों, क्या कारण हुआ हमें तो छोटे थे, हमें उस टाइम पे पता नहीं था, लेकिन ये सुनने में आया था कि बीमार हो गए, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था कुश्ती चैंपियनशिप से। तो उसमें फिर बुद्ध सिंह चैंपियन बने थे। तो उसमें जब अखाड़े में मुझे 2 दिन हो गए रहते, तो जो मेरे साथ के बच्चे उनको भी गिरा लिया था मैंने। तो जब वो 2 दिन बाद ये डॉक्टर मुझे लेने आया, तो गुरुजी डॉक्टर साहब से बोले कि भाई ऐसा करो, आप जाओ और मेरे पिताजी का नाम लेकर भाई सीताराम जी को बोल देना, 10 दिन के बाद इसको मैं खुद लेके आऊँगा, एक यहाँ कुश्ती का प्रोग्राम है, उसमें इसका पार्टिसिपेशन करवाऊँगा। तो उसमें मैं 28 किलो में मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरी 7 कुश्ती हुई उसमें, 28 किलो में। तो मैं फर्स्ट आया उसमें। तो फिर शाम को इंदिरा गांधी की कोठी पे डिनर हुआ। जितने भी विजेता पहलवान थे, जितने दिल्ली के उस्ताद खलीफे थे, गुरु थे, वो सब उसकी कोठी पे गए। तो हमारे वेट में उस टाइम पे 600 रुपये इनाम थे 28 किलो में। तो जब इंदिरा गांधी जी आई तो उन्होंने पूछा भाई सबसे छोटा बच्चा कौन है, तो गुरुजी ने मेरे को हाथ लगा के उठा दिया, भाई
जो फर्स्ट आया तो मैं फर्स्ट आया तो उन्होंने सिर पे हाथ भी रखा और 50 रुपये मुझे एक्स्ट्रा इनाम के भी दिए उन्होंने। 50 रुपये? हाँ, तो बहुत अच्छा लगा यार, मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं मतलब कितना खुश हो रहा। पता मुझे ये नहीं पता था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री से मिल लिया, उससे मुझे कोई अच्छा, मतलब नहीं। प्रधानमंत्री से मिलने की खुशी नहीं थी, 50 रुपये जो इनाम मिला था हाँ, वो ज्यादा बड़ी खुशी थी। वो ज़्यादा बड़ी। हमें उस टाइम पे इस चीज़ ये नॉलेज नहीं थी कि वो प्रधानमंत्री से मिल रहा, आप क्या है मतलब इनका ओहदा क्या है, ये है क्या, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। लेकिन 50 रुपये का इतनी खुशी थी कि 50 रुपये इनाम में मिले। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाई उस टाइम पे आपको 50 रुपये इनाम, वो भी प्रधानमंत्री ने दिए। हाँ, तो उससे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली होगी, इंस्पायर हुए होंगे इस चीज़ से कि और आगे मेहनत करनी है। हमें प्रेरणा मिली तो जैसे एडमिशन खुल गए, ये मार्च अप्रैल में अपना हरियाणा में रिजल्ट आते हैं, तो साथ में मैंने पास कर ली थी तो गांव में एडमिशन करवा दिया। अब 7वीं क्लास के बाद? हाँ, एडमिशन करवा दिया तो गांव के जो स्कूल के मास्टर थे वो मेरे पिताजी को भी सारे जानते थे। पिताजी को बोले भाई इसको कुश्ती में अच्छा, तो इसको वहीं छोड़ दो, इसको पास कराने की हमारी गारंटी नहीं। अच्छा। तो फिर पिताजी को भी थोड़ा शौक तो था ही, तो अखाड़े में छोड़ दिया। हालांकि मेरे जो परिवार में थे, ताऊ जी थे, चाचा जी थे, वो कोई भी खुश नहीं था आपके पहलवानी करवाने में। हाँ, तो लेकिन फिर भी पिताजी ने सबसे ऊपर के होके और अखाड़े में छोड़ दिया। तो परिवार क्या चाहता था आपसे? परिवार ये चाहता था, घर के हालात कमजोर थे, भाई को काम धंधा करे, काम क्या ढूंढ लिया। आगे तो चोट साट लग जाएगी, चोट लग जाएगा घर और बैठ जाएगा। हम्म। तो फिर मैं 1982 में 2 बार नेशनल में फर्स्ट आया, मिट्टी में भी और गद्दे पे भी। 1982 में? हाँ, 32 किलो में नेशनल फर्स्ट आया मैं, गद्दे पे भी और मिट्टी पे भी। तो घर के हालात फिर भी ज़्यादा ही कमज़ोर थे, तो वो जो 50-100 रुपये भी मिलते थे वो भी बंद हो गए मिलने घर से, क्योंकि हालात ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा आर्थिक रूप से। ज़मीन जायदाद नहीं, ज़मीन जायदाद नहीं थी। गांव में एक छोटी सी दुकान थी, ऊपर कभी 50-100 रुपये की बिक्री होगी उससे तो परिवार चलता था। तो फिर एक दिन ऐसा आ गया कि पिताजी बोले भाई मैं असमर्थ हूँ, आप घर आ जाओ, दुकान संभाल ले, आके कुछ भी करो, अपनी पढ़ाई कर ले या कोई काम कर ले। तो जब गुरुजी को मैंने बताया भी ऐसे ऐसे पिताजी कह रहे हैं भाई आप आ जाओ। तो मेरे ताऊ जी थे अपने हमारे परिवार में, सुंदरमल, तो साहब जी के साथ शायद पढ़े थे, कैप्टन सांद्रुप के हाँ, साथ। उन्हीं के उम्र के थे वो। तो गुरुजी ने, उनका पता था कि उनके पास काफ़ी पैसा, ताऊ जी के पास। तो फिर मैंने जैसे गुरुजी को बताया तो गुरुजी मुझे ताऊ जी के वहाँ लेके गए। तो सन 82 में मेरे ताऊ जी ने मुझे 12,000 रुपये दिए थे। 82 में? हाँ, तो आके साहब जी ने, गुरुजी ने वो मेरा खाता खुलवा दिया बैंक में, और हर महीने मेरे को 250-300 रुपये देने लगे डाइट के खर्चे के हिसाब से। तो फिर मैं 1983 में 40 किलो में कैडेट में विदेश अमेरिका भी गया, तो वहाँ से मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो उस टाइम पे जो किट मिलता था उसके पैसे भी खुद भरने पड़ते थे। जो देश के प्रतिनिधित्व करने विदेश में जाते थे, हाँ, तो जो किट मिलती थी, हाँ, उसके पैसे ये खेल जो फेडरेशन है ये नहीं देती थी ना, अपनी जेब से देने पड़ते। जैसे वो कोट पैंट देते थे, जूते, ट्रैक सूट, हालांकि ट्रैक सूट हमें नहीं दिया था, कोट पैंट था, 3200 रुपये भरवाए थे उन्हें उस टाइम पे। तो वो अपनी जेब से तो ताऊ जी दिए थे, तो भर के मैं जब गया था तो वहाँ से ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1984 तक आके वो 1.5-2 साल मेरे पैसे चले, तो पैसे सारे खर्च हो गए। तो उसके बाद घर से पहले बंद थे, और साहब जी भी ताऊ जी के पास नहीं गए। तो जो 84 और 86 में सर्विस लगा था, जो वो 2 साल थे ना, वो 2 साल का ये नहीं पता था कब घर से मैसेज आए या कब मुझे क्या करना पड़ जाए, इसका वापिस आ जाए, पहलवानी छोड़ गए। नहीं, घर वाले के लिए तो मतलब ये होएगा था, पैसे आते नहीं थे। तो मेरा खुद ये था कि मेरा क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता था कुछ भी। तो ये गांव के दंगल होते हैं अपने फागुन के महीने में, अपने हरियाणा में तकरीबन हर गांव में कुश्तियाँ होती है। तीज ये महाशिवरात्रि से शुरू हो जाते हैं और फिर कई महीने तक चलते हैं। फागुन की 7वीं से शुरू हो जाए, हर ये चैत की 8वीं तक लगातार दंगल रहे। हाँ, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। तो
मैं इतना पॉपुलर सा हो गया था कि लोगों को मेरी कुश्ती इतनी ज़्यादा पसंद थी। अगर जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरा कुश्ती का हाथ मिल जाता तो पब्लिक की ये डिमांड होया करती, भाई सबको हटा दो, इसकी ये बढ़िया बढ़िया की अकेले ही बढ़िया करवाओ, की कुश्ती देखेंगे अकेले ही करवाओ। अकेले की, हाँ नहीं तो छोटे बच्चों को तो हाँ, 8-8 7-7 कुश्ती हो जाती है दंगल में एक साथ। 15-15 इकट्ठी करवा दे तो वो पब्लिक की डिमांड हो जाती, बाबा बढ़िया की अकेले ही करवाओ। हम्म। और मैं स्टैंडिंग टेक्निक, एक मुल्तानी दाव है मेरा जो फेवरेट दाव था, मुल्तानी। मुल्तानी। धोबी उसमें पछाड़ जैसा ही होता है यो, या और कुछ होता है? वो धोबी से भी खतरनाक होता है, वो बहुत ऊपर से आदमी गिरता है। अच्छा, हाँ, उसमें बिल्कुल आकार बनकर पूरा ऊपर से आदमी आके गिरता है। मतलब जैसे एक अभी पीछे ओलंपिक में एक वो लड़की ने मारा था कोई दाव, उसके वो पीछे चोट भी लग गई थी, जूते टूट गए थे, ऐसा हाँ, कुछ? वो एक दूसरी चीज है, लेकिन उसमें चोट तो इतनी चोट लगने तो अच्छा, डर नहीं होता, चोट का। लेकिन बहुत ऊपर से गिरता आदमी। हम्म। और वो कुछ सेकंड का ही दाव होता है, मतलब अगर वो लग गया तो लोगों को ये नहीं पता चलता हुआ क्या है। मतलब वो जैसे चित हो गया, यूं नहीं पता कैसे गिरा, हाँ, एक इतनी स्पीड में इतनी होता है। स्पीड में होता है वो। हम्म। तो बहुत सारी, जब बच्चे थे हम तो बहुत सारी कुश्ती ऐसी थी, मतलब लोगों को ये पता नहीं चला कि भाई हाथ मिला और कुश्ती खत्म होगी, 2 से 5 वो सेकंड का कहते टाइम। थे कि भाई ये बढ़िया की ना एक बार हाथ में लाओगे अगला चित हो जाएगा, ऐसे हाँ तो हमने सुना। अभी एक आधी कुश्ती तो मैंने भी देखी है आपकी, मैं हाँ, जब तो वो छोटा मुल्तानी सा। दाव इस आता है, और मैं स्टैंडिंग, जब कुश्ती शुरुआत होती है जी, वो लगे ना लगे वो जरूर एक बार ट्राई करता था। पहला दाव आपका वही था? हाँ, तो कई बार ऐसा हो कि जैसे शुरुआत की और वो सक्सेस हो गया, हम्म। तो लोगों को ये रहता था कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, इसकी फिर कराओ। तो उसमें किसी दंगल में 6 कुश्ती हुई, किसी में 7 होगी, किसी में 5 एक दंगल में 5-5 6-6 कुश्ती? एक दंगल में 5-5 6-6 कुश्ती हो जाती क्योंकि दंगल में तो एक कुश्ती में आप सांस फूल जाए यार ना। पहलवान के। बच्चा की करवा दिया करते पहले, हम्म। और जो कोई टैलेंटेड सा बच्चा होता था, वो कोई भी होता है, कि मेरे साथ का करारा था, हाँ, करा सारा। रहा था छारा गांव का। हाँ, एक लड़रा उनका कृष्ण था, उनकी भी ऐसे 3-3 4-4 5-5 कुश्ती हो जाती थी। करारे का नाम में तगड़ा था एक हाँ तो आपका। हाँ आपका जैसे कि बढ़िया का गया हाँ तो बोले एक छारा करारा भाई, इन तब बच जाइयो, ऐसा कुछ हाँ, कहते थे तो पहले। वो भी मतलब खूब अच्छे कुश्ती लड़ते थे। हम्म। तो इनाम तो कुछ होती नहीं थी, तो पब्लिक खुश हो जाती, तो पब्लिक उस टाइम पे वो चारों तरफ जैसे जादूगर वो घूमता, चादर लेके न चादर लेकर वो वो घूमते। पैसे, वो कोई 5 रुपये को 2 रुपये 5 को। रुपये 10 रुपये नहीं थे उस टाइम पे, तो 1 रुपया 2 रुपये। अच्छा। हाँ, तो जब वो झोड़ी चादर ओढ़ के पब्लिक के बराबर से घूमते, हम्म। तो तकरीबन किसी दंगल में 150, किसी में 200, किसी में 100 250 ऐसे, मतलब ऊपर से रुपये आ जाया करते। वो पैर छू के हाँ ना, आशीर्वाद हाँ लेते थे वो पैसे। हाँ, तो ये जो फागण के दंगल होते थे, इसमें 20-22 दिन में तो समझो 2,500-3 हज़ार रुपये 4,000 रुपये के आसपास इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे हो जाते थे तो उस पूरे साल का खर्चा निकल जाया करता। 2,500-3 हज़ार रुपये में। हाँ, तो 300-400 रुपये खर्चा आ करता महीने का जब उस टाइम पे। बादाम भी 30 रुपये किलो थे, घी करता आया जाया करता। 30 रुपये किलो बादाम, कागजी? कागजी नहीं, गुरबंदी बादाम। गुरबंदी, हाँ, अच्छा गुरबंदी। तो 300-400 रुपये में खर्चा चल जाता, तो 2,500-3 हज़ार रुपये इकट्ठे हुए, पूरा साल का निकल गया काम, ऐसे ही। पूरा साल का निकल जा। कहीं और किसी दंगल में चलेगा, अच्छे पैसे मिल गए तो आते अपना कुर्ता जामा से मंगवा लिया। अच्छा। जब ज्यादा पैसे आ गए तो कुर्ता पजामा संभाल लिया, नहीं तो 1 का 2 चल ही नहीं जाता। तो 1-2 चले जाता अपना। हम्म। तो ये फिर 1986 में CISF में मेरी जॉब लग गई थी, एज ए कुश्ती के दम पे? कुश्ती के दम पे। ना मेरा कोई टेस्ट हुआ, कुछ नहीं। तो स्पोर्ट्स कोटे से लगी थी? हाँ, स्पोर्ट्स कोटे थे, जो DIG थे एक नैयर जी, KD नैयर। तो उन्होंने जैसे कुश्ती देखी मेरी, तो उसने पूछा भाई आप कहाँ पे काम करते? तो मुझे पता ही नहीं था काम क्या होता। मैं तो बोला मैं काम नहीं करता कहीं भी, मैं तो चांदरूप खाड़ी में पहलवानी करता हूँ। पहलवानी करता हूँ। तो बोला मैं उसी की पूछ रहा हूँ। तो आप बोला कल ऑफिस में आ जाओ, तो मैं आपको भर्ती कर रहा हूँ। तो जब मैंने गुरुजी की बात बताई, तो गुरुजी की उनसे बात हुई, तो तब हम 8 पहलवान अखाड़े के एकदम इकट्ठे भर्ती हुए थे, जिसमें ओमवीर, रणवीर, रामनिवास, ये तीनों ASI से हुए थे। रामनिवास तो शायद ओलंपिक तो नहीं खेल पाया ना? ओमवीर तो ओलंपिक नहीं, ओमवीर भी ओलंपिक नहीं खेल पाया। कॉमनवेल्थ में तो कॉमनवेल्थ भी नहीं खेला, एशियन गेम्स में एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल। धर्मवीर धर्मवीर हलालपुरिया कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेला और ओलंपिक भी खेला। धर्मवीर अच्छा पहलवान था, बहुत बढ़िया पहलवान था। तो आपको नौकरी अखाड़े में आके लेके गए, यूं कह सकते हैं। हाँ, मतलब कोई सिफारिश नहीं? कोई सिफारिश नहीं। हम अच्छे थे, रामन्यास भी बहुत अच्छा था, रणबीर भी बहुत अच्छा था, ओमवीर था, एक सुरेश था ताजपुर का। हाँ, सुरेश ताजपुरिया था। और एक लीलू पहलवान था गोदड़ी का। तो हम
एक धर्मा पहलवान था, तो हम 8 पहलवान इकट्ठे ही भर्ती हुए थे। तो रणबीर, रामन्यास और ओमवीर ये तो तीनों ASI से हुए थे। ये उस टाइम पे जूनियर में फर्स्ट आए थे। पढ़ाई लिखाई उनकी इतनी ही थी? पढ़ाई लिखाई नहीं, रणबीर तो 10वीं कर रहा था। अच्छा, 10वीं कर हाँ, रखी थी। 10वीं का तो झूठा साचा सारे ले रहे थे। आपके पास भी है 10वीं का? मेरे भी पास था। झूठा तो नहीं था ना, झूठा नहीं था, मैंने खुद पेपर दिए थे। लेकिन जब एडमिशन लिया, भाई वो कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, सच्चाई तो यही है, जब एडमिशन लिया तो वो झूठा था, लेकिन 10वीं करी वो सच्ची है। वो क्योंकि जैसे आपने अभी शुरू किया कि मैं 7वीं के बाद पढ़ाई नहीं की। हाँ। और अब एक बात निकल गई कि आप 10वीं पास भी हो। हाँ, तो मैं जब 9वीं में मैं 10वीं में मैंने एडमिशन लिया, ये 1985 की बात है। तो किसी ने समझा भाई नौकरी का भी काम हो जाए तरह की, तू अपने 10वीं तो कर ले कि तक वहाँ तो फिर मैंने एडमिशन लिया। तो मुझे सर्विस की ज़रूरत थी और मुझे ये भी पता था कि मैं लग जाऊंगा, क्योंकि मैं इतना पॉपुलर, सारे इतना मेरे मेडल जो नाम तो हो ही गया था। नाम सा हो गया था। तो मैं सर्टिफिकेट, एक जाली सर्टिफिकेट होया करते उस टाइम पे, पता नहीं कौन बनाया करता। मैं एक 9वीं पास का सर्टिफिकेट लिया और उसमें उम्र बनवा ले गया मैं 19-20 साल की। अच्छा। और मैं क्योंकि सर्विस लगना है तो एज भी कम करवाई होगी? नहीं, मैं तो बढ़ा के ले गया 2 साल। अच्छा, बढ़ा के ले गए? हाँ, नौकरी लगना था। मेरी उम्र तो 18 साल की हुई थी। 18 साल? 17 साल की थी 1985 में, 68 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। मैं बना ले गया 19-20 की। अब मैं 10वीं हो जाएगी, लाग जाऊंगा, पहलवानी कर लूँगा। तो स्कूल में गया तो हेडमास्टर उस सर्टिफिकेट को देख के और बोला, भाई आप तो ओरे जोरे हो, बड़े हो, तो आपका एडमिशन नहीं होगा 10वीं में। तो किसी चीज़ का डर भय कुछ था ही नहीं। मैं बोला उसको, जी माँ कितनी चाहिए? बोला कितनी चाहिए? अच्छा, एडमिशन के लिए कितनी चाहिए? हाँ, माँ एडमिशन के लिए चाहिए कितनी? बोला ये क्या बात है? माँ जी कहाँ से लेके आया? मैं जहाँ से ये लेकर आऊँ, वहाँ से ये ले आऊँगा। वो भी ले आऊँगा, 2 साल कम करवा लूँगा। हाँ। तो बोला किसी को बताना मत, ये कर लेना। तो फिर मैं वो 1968 की डेट ऑफ बर्थ बना के ले गया उसमें, 17 साल की। तो फिर एडमिशन, फिर पेपर मैंने खुद दिए थे, इतना लिखना ना होता। पढ़ लिए उस टाइम पे? हाँ ना, पढ़ा नहीं मैं 7वीं तक गाँव में था, तो मैं होशियार बच्चों में था। अच्छा। पढ़ाई लिखाई में ठीक था, जो गांव का माहौल था उस हिसाब से लिखना पढ़ना होता। तो लेकिन उसमें एक बलबीर मास्टर थे हलालपुर के, मैंने एडमिशन लिया था अकबरपुर बारहटा सोनीपत में। अच्छा। और 2 मास्टर नारा के थे, एक मंडोरी का था, चारों काफ़ी मेहर कराया करते। तो मैं उस टाइम पे फिर उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते स्कूल नेशनल में फर्स्ट आया। तो उस स्कूल का बच्चा को स्टेट भी ना, ये डिस्ट्रिक्ट भी ना खेल पाया करता, मैं नेशनल में फर्स्ट आया। तो मेरे नाम हो गया स्कूल का भी? स्कूल का नाम हो गया, स्कूल के टीचर साहब मेहर कराया करते। जब 10वीं के पेपर आए तो जो स्टाफ आया करता, ये फ्लाइंग में सुपरवाइजर, ये क्या क्या बोलते थे मुझे तो पता नहीं, सेंटर सुपरिटेंडेंट। हाँ, तो वे स्टाफ उनका सारा था, तो उनको सबसे मैं मिलवा, और उन्हीं के साथ मेरा ब्रेकफास्ट भी स्कूल में मैं वहीं कराया करता। अच्छा, सेलिब्रिटी हो गए थे उस टाइम पे? हाँ। तो फिर मेरी ये छूट थी उस टाइम पे, अब मैं पूरे रूम में ये आवाज़ मार के पूछ लेता, भाई क्वेश्चन नंबर 1 किसने किया, किसने, जिसने बोल दिया मैंने करा क्या, उससे पीछे बैठ कर वो लिख लिया। इतनी सच्चाई जो है वो एक पहलवान ने बता सके है, जो जमीन से जुड़ा है, माटी से जुड़ा, बाकी तो सब बनावटी बातें कर रहे हैं पहलवान जी। मुश्किल तो एक और थी, एक दूसरा साथी और था मेरा, राजेश था एक नारी का, वो मेरे साथ एडमिशन था उसका भी। तो वो तो ऐसा था, राजेश नारिया। हाँ, बाद में तो लगा है कि फूका करते उसको कोई अपराध ना, वो दूसरा राजेश, वो दूसरा नारिया। हाँ। और वो राजेश नारिया, वो जो मेरा साथी था, वो तो था भी ऐसा। अब उसने तो बैठा रहता आराम से, वो जब लिखा करता, जब कोई अगला उंगली रख के भाई यहाँ से लिखना शुरू कर दे, उंगली साथ चलाता, जब लिखता उंगली हट गई तो वो बैठ गया। उसका वो जैसे उंगली रुक गई तो उसने भैया, उसने ये नहीं पता मैं कहाँ रहा हूँ, कहाँ से शुरू करना है। तो उसका साथ में एक दिन ऐसा हुआ कि अलग अलग कमरे में नंबर आ गया, उसका अलग में, मेरा अलग में। तो मारते हैं जैसे बोल दिया, भाई आप जिसके पीछे बैठना चाहो बैठ जाओ। तो मैं बोला राजेश बैठ जा, तू 2-3 क्वेश्चन तू कर लिया, 2-3 मैं कर लिया, फिर आपस में कर लेंगे, आपस में मिला के कर लेंगे। बोला ना मैं तो बैठूंगा तेरा पास, मैं नहीं बैठूँ और किसी पास। तो एक दिन जैसे किताब खोल रहे थे, तो वो जो सुपरवाइजर एक मैडम थी, मैं
सब सीधे बैठते थे लाइन में, और मैं दीवार पे कमर लगा कर मैं इस तरह बैठता था, बाकी पीछे? बाकी ना बीच लाइन में जहाँ भी अच्छा, नंबर लाइन में होता जहाँ पे, तो मैं कमर जैसे ये दीवार है हाँ, ये जैसे सीधे एक तो बैठे। यूं लाइन सीधी होती हाँ, है, और मैं ऐसे बैठता आप जैसे भी बैठा हूँ। ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, तो किताब खोल के मैं उसमें से निकल करने लगा, तो सिर में थोड़ा हल्का सा थप्पड़ मार के बोले हम आओ जब तो बंद कर लिया कर। तो मैं सीधा उसको बोला माँ जी ऐसा है कि अगर मैं बंद कर लिया तो फिर मैं अपना बताना पड़ूंगा, मैं कहाँ से दोबारा लिखना शुरू करूँ। हाँ, यूं ये नहीं पता कि उस पेज पे क्यों हाँ कराऊं। हाँ, तो वो अपना बताना पड़ा, फिर बोला ठीक है जो उतने करना कर ले। तो ऐसे 10वीं कुल हाँ, मिला के धक्का उक्का लगा के ले गए बाजी। बढ़िया नंबर आए, 463 नंबर आए थे। अच्छा। हाँ, अच्छा, इसके बाद जैसे अखाड़े में तो आप पॉपुलर हो गए थे, ऐसा भी टाइम आया कि भाई जैसे कोई आपसे हाथ मिलाने या पहलवान ना पाया हो, जैसे आपने दंगल में कही हो कि भाई आ जाओ भाई हाथ मिलाएंगे। ऐसे बहुत सारे दंगल हुए जो मतलब बिना कुश्ती लड़े मार। जैसे एक बार मैंने दूसरी छुट्टी दे दी, यहाँ पे बाली गांव है उस ये टाइम पे, डो बाली। डो बाली। हम्म। तो 2 नंबर की छुट्टी मैंने दे दी तो कुश्ती नहीं हुई। 2 नंबर की कुश्ती थी। हाँ, वो मतलब 500 300 200 रुपये, पहली छुट्टी 500 की थी, हम्म। दूसरी 300 की, तीसरी 200, तो 300 रुपये की छुट्टी थी, तो मैंने दी, कोई कुश्ती नहीं लड़ा, कोई नहीं आया, कोई आया नहीं। बगैर कुश्ती लड़े बगैर आपने नाम कुश्ती, मिली। हाँ। पहली किसने दी थी? पहले अपने 3-4 पहलवान थे, जिसमें 2 तो अपने अखाड़े के थे, बलजीत था रिटोली का। बलजीत रटोलिया। हाँ, इसी ने सबको हरा लिया था। एक हरियाणा पुलिस का था। हम्म। चारों चारों करवाई थी, फिर उनमें चारों में जो जीता उसको 500 रुपये दिया था, तो बलजीत ने। बलजीत ने पहली कुश्ती हाँ। जीती। तो अगले दिन फिर जैसे माँ उसका दंगल डिगल होता है, हम्म। डिगल चले गए, वहाँ भी उन्होंने 300 रुपये रख दिए मेरे ऊपर, तो वहाँ भी मेरी किसी से कुश्ती कोई नहीं आया हाथ मिला। तो ऐसे बहुत सारे और आप तो वजन भी कम था, हाइट भी कम थी, पहलवान तो अखाड़े में बहुत तगड़े तगड़े आते हैं। नहीं, उस टाइम का इतिहास जो था ना कुश्ती का, वो ये था जो 57 62 68 के पहलवान थे वो छुट्टियों पर लड़ लिया करते। अच्छा। कि हम तो जो सुनने में जैसे उदय चंद जी का 68 किलो के थे, हम्म। तो उदय चंद जी दंगलों में छुट्टी देते थे। उदय चंद ये जो हिसार के पास हाँ, गांव है। तो इनसे कोई लड़ने वाला नहीं था। उनके बाद जगरूप जी 68 किलो के, छारा के, बाफड़ोदा गाँव के। बापड़ोदा गांव के लाठी। हाँ, तो वो भी छुट्टियों पर कुश्ती लड़ते थे। जगरूप जी के बाद जैसे राजेंद्र पहलवान हुए विरोध देखा, तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ है। बाद में जो डीएसपी एसपी रिटायर हुए हैं, डीआईजी रिटायर हुए। डीआईजी। हाँ, बड़ौदे का बड़ा नाम था इसका, बहुत राजेंद्र बड़ा नाम बड़ौदा था, बहुत कहते बड़े थे। पहलवान हुए हैं। तो उसने तो मतलब वो 2 नंबर की तो छुट्टी लड़े ही नहीं, वो तो जहाँ भी गए 1 नंबर की छुट्टी एक लड़े। नंबर की कुश्ती हाँ, लड़े। और बहुत कम लड़ने वाले थे उनके साथ। उसके बाद जैसे सत्यवान था, ये नरेश सत्यवान, ये माजरिया, माजरिया, ये जो छुट्टियों पर लड़ा। अखाड़ा जो आजकल ये सत्यवर्त के जो पिताजी हाँ, हैं। तो ये छुट्टियों पर लड़ते थे जहाँ भी जाते थे। तो उस टाइम का इतिहास ये था, अपने 68 74 किलो के या 57 62 के वो छुट्टियों पर लड़ लिया करते। आज का जो इतिहास है, आज थोड़ा सा दंगलों की नहीं, तरफ जो जैसे पहले 1 नंबर की कुश्ती के पहलवान जैसे गिने चुने होते थे, हाँ, सब दंगलों में वही थे। तो आपके टाइम में जो पहले नंबर की कुश्ती बोलते थे जैसे दंगल में, वो कौन कौन पहलवान थे आपके टाइम में? फिर आपने उसके बाद कौन कौन होते चले गए? नहीं, हमारे टाइम में तो जैसे बुद्ध सिंह वगैरह थे, ये बड़े थे। उसके बाद बुद्ध सिंह ये विदेश चला गया था 1981 में। उसके बाद जैसे सुरेश था, सुरेश अखाड़ा जो दुब्बल दैया। दुबल धनिया, ये छुट्टियां था अपने नहीं, ये कैप्टन सांद्रुप के अखाड़े में थे, भैंसवाल के थे, बलराज था, क्या नाम उनका? बलराज पहलवान था, कृष्ण पहलवान था, कृष्ण बापड़ोदिया। कृष्ण बापड़ोदिया बलराज भैंसवाल के थे। एक चरण पहलवान था फरीदाबाद का। तो ये छुट्टियों पर लड़ते थे, ये बड़े पहलवान थे। और संजय मटिंडोआ पहलवान कब आया? संजय मटिंडवाला ये आया छुट्टियों पर लड़ने के लिए 1987 में। मतलब इनका फिर कितने सालों तक ये पहली कुश्ती के पहलवान रहे? 1987 से लेकर ये 1996 तक कुश्ती लड़े। कौन हिम्मत करता था इनके साथ कुश्ती करने? इनके बराबर के थे जैसे सुभाष पहलवान था, केहर पहलवान सुभाष था। तो यहाँ हरियाणा का तो नहीं था शायद, हरियाणा का, यूपी का था। हरियाणा में इनके बराबर का कोई नहीं था, एक भी पहलवान नहीं था, कोई नहीं था। तो कोई इंटरनेशनल तो मेडल नहीं लेकर आई है, ये लेके आए? नहीं, इंटरनेशनल में इसका कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड है। अच्छा, 2 या 3 गोल्ड हैं। बाकी लेकिन ये कुश्ती दंगल के माटी के अखाड़े के ज्यादा पहलवान है। सुभाष का अच्छा रिकॉर्ड था, सुभाष का था, गद्दे का भी रिकॉर्ड नहीं, मिट्टी का भी अच्छा था। मिट्टी का भी अच्छा। हाँ, भारत केसरी रहा वो भी। तो ये बराबर के ही थे दोनों के। इनका कभी मैट पे एक बार कुश्ती हुई, तब तो फैसला हुआ था जब सुभाष ने संजय को हरा लिया था। नहीं तो कुश्ती का फैसला नहीं होता था। उसके बाद इनकी 10-12 कुश्ती हुई तो इनका कोई फैसला नहीं हुआ।
बराबर रही। और कृष्ण पहलवान कैसे थे? बहुत ही बढ़िया थे। अपने मेरे अखाड़े के तो ये समझ लो 7-8 साल सबसे अच्छे रहे। और बहुत दावगीर पहलवान थे, मतलब इतने बड़े हो के वो दाव बहुत मार देते थे। जैसे हाइट बहुत ज्यादा हाँ, कलाजंग है, छोटे छोटे दाव भी मार देते थे। ढाक है, धोबी है, कलाजंग है, सखी है, बहुत सारे दाव मारते थे। और एक दावगीर के नाम से जानते थे उनको ज्यादातर, भाई अच्छा। कृष्ण पहलवान पता नहीं क्या दाव मार सकते। तो आप ये जो कैप्टन चांद्रूप का अखाड़ा है सब्जी मंडी आज़ादपुर में, वहाँ से कितने इंटरनेशनल पहलवान निकले? वहाँ से ऐसे तो कोई बैठ के कभी काउंट नहीं है, पर बाकी कम से कम 100-150 तो जरूर इंटरनेशनल पहलवान हो। और ये कहते हैं कि कैप्टन चांद्रूप के अखाड़े में एक पहलवान ऐसा रहा है कि जो दंगली 1 नंबर की कुश्ती हमेशा। अभी तक जब जोगिंदर था तब तक तो कोई ना कोई ऐसा पहलवान रहा है। यहाँ के थे चंदी वाले। हाँ, तो जैसे कृष्ण पहलवान था, पहले बलराज था। नहीं, पहले कृष्ण था, पहले था चरण, उसके बाद कृष्ण आया, फिर आ गया ये अपने बलराज के बाद फिर ये राजकुमार काला आ गया। राजकुमार काला ये हुआ है यहाँ का, औलाना मदीने का। उसके बाद ये सोनू आ गया मांडोठी वाला। ठीक है, सोनू के भी बहुत नाम कमाया उसने। हाँ, कम उम्र में एकदम से। हाँ, सोनू ने मतलब दूसरी छुट्टी तो लड़ाया नहीं, जब भी ठीक होने बाद तो जहाँ गया पहले नंबर कुछ। हाँ, अगर 3-4 भी हो जाते तो इसकी जरूर होती, बाकी कोई रहो। उसके बाद फिर जोगिंदर आ गया और चंदिया। हाँ, तो 10-12 साल ये भी नंबर 1 की छुट्टी का रहा। तो कोई ना कोई, जब तक साहब जी थे तो कोई ना कोई 1 नंबर की छुट्टी देने वाला वहाँ पे रहा, जो पूरे हिंदुस्तान में जाते बोलते भाई 1 नंबर की छुट्टी। और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल भी कैप्टन चांद्रूप के अखाड़े के हुए। हाँ, उस टाइम पे तो चांद्रूप जी का, अपने अखाड़े का गुरु जी का नाम था। और इंटरनेशनल वैसे गुरु हनुमान के भी बहुत ज़्यादा हैं। गुरु हनुमान का कौन था बड़ा पहलवान? गुरु हनुमान के काफ़ी बड़े पहलवान हुए हैं। सतपाल जी थे, करतार जी थे, भाई जगमेंद्र थे, और सतबीर थे, एक महावीर बोरू का करते, अशोक था एक। तो वहाँ के मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे पहलवान रहे हैं, जो मतलब पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर थे। जैसे अब गद्दे पे कुश्ती होती है 6 मिनट की होती है, 6 की होती है ना पहलवान जी? 6 की। पहले दंगल में आधे घंटे की कुश्ती होती थी, और फिर जब कोई फैसला नहीं होता था तो फिर कह देते थे भाई 10 मिनट और दे दिए हैं। तो वो उसमें कितनी ताकत लगा करती है, क्योंकि वो तो सारी पब्लिक गांव के गवांड के सब देखने आते थे। दंगल में ओपन कुश्ती होती थी, तो वो दौर कैसा था? और इसमें सबसे रोचक कुश्ती किसकी हुआ करती? नहीं, वो जो 20 मिनट आधा घंटा टाइम जो दिया करते, उसमें क्या था कि वो कुश्ती जब इतनी फास्ट नहीं थी, सिर के सिर लगा के खड़े रहे, भाई एक ने पकड़ लिया, नीचे गिरा लिया, तो 10 मिनट वहीं निकल गई, ऊपर पड़े, वो चाहे उसको चित कर रहा है नहीं कर रहा है, वो निकल नहीं रहा नीचे से। तो उसमें मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे मैट पे 6 मिनट के, कितना दम वाला खिलाड़ी हो, 6 मिनट में सबके हौसले, सबका दम फट जाता। जब कोई स्टेमिना मतलब नहीं बढ़िया कुश्ती, स्टेमिना नहीं, क्योंकि वो फास्ट इतने, वो रुकने तो देते नहीं कुश्ती। जब भी रेफरी को लगा कुश्ती रुकी, वहीं सीटी बजा के दोबारा शुरू करवा दिया। अगर फिर भी कोई रोक रहा तो उसको पॉइंट पैसिविटी दे के, उसको दंडित करके तो उसको लड़ने की वो करे। वो अगर नहीं लड़ेगा तो उसको बाहर हो जाएगा वो। तो उस टाइम पे दंगल में जैसे सबसे तगड़ी कुश्ती देखने के लिए किसकी जाते थे कि भाई ये बड़ा मुकाबला होगा, इसको तो देख के आवांगे, ऐसा कुछ पहलवान जो एक दौर में? अपने हम तो जैसे अपने अखाड़े में कृष्ण पहलवान जी थे, तो हम तो जब जाते थे कृष्ण की किसके साथ कुश्ती होगी, 2 बार राजेंद्र के साथ कई कुश्तियां हुई वैसे कृष्ण की। तो 2 बार राजेंद्र को भी हराया इन्होंने। एक बार तो आपके गांव में ही हराया था, सांपला में। हाँ, सांपला में 1984 की बात है। ये शिवरात्रि में कुश्ती होती है वहाँ पे। और एक बार 1985 में सुनारिया विचित किया। बाकी और 3-4 कुश्ती हुई, बराबर रही। तो मास्टर चंदकीराम का बेटा भी तो अच्छा पहलवान हुआ है। वो अपने जो सोनू पहलवान है, इनके साथ के, इनसे थोड़े से सीनियर थे, और खूब बहुत ही बढ़िया पहलवान हुए हैं। वो भी भारत केसरी रहे हैं। वो जगदीश काली रमन। हाँ, तो सोनू के साथ भी उसकी कई बार कुश्ती हुई। हाँ, सोनू के साथ कई बहुत सारी कुश्तियां दंगल में बराबर भी रही, लेकिन सोनू ने उनको ज्यादा बार हराया। वो उससे सोनू नहीं हारा कभी भी, बराबर जरूर रही है। बाकी सोनू ने उसको 2-3 बार हराया, मैट पे भी रहा, मिट्टी में भी रहा। तो आप ये बताओगे, जैसे 1992 बार्सिलोना ओलंपिक आप गए, तो मेडल तो बहुत बाद में आया कुश्ती में, तो पहले मेडल क्यों नहीं आ पाते थे?
पहले मेडल इसलिए नहीं आते थे क्योंकि हमारा जो देश का रुझान था वो मिट्टी की तरफ ज़्यादा था और गद्दे अखाड़े में होते ही नहीं थे। आप तो आपके भाई भी अखाड़े में रहते थे तो आप तो गए हो अखाड़े में, तो आपने भी देखा हमारे पास तो मैट था ही नहीं ना, अखाड़ा ही था वहाँ पे। हाँ, तो मिट्टी और में उसके ही चारों तरफ जो है वो झोपड़ी बना रखी थी, हाँ, तंबू लगा के उसमें आप लोग हाँ, रहते तो थे। झोपड़ियों में कमरे हमारे आए थे, एक के दो पहलवान आया हाँ, करते मेरे ख्याल कमरे में। तो थे नहीं, उसमें झोपड़ी थी, सारी झुग्गी झोपड़ी उसी में शायद रहते। कृष्ण पहलवान नहीं, कृष्ण पहलवान भी झोपड़ी में ही थे। वो भी, मतलब अखाड़े में कोई पक्का कमरा कोई नहीं था, पक्का या कमरा कोई था? न थे, तो 2-4 कमरे ऐसे ही थे, ईंट रख के, और ऊपर छत कच्ची थी उनकी भी। तो साहब का एक जो आपने कैप्टन चांद्रुप का है उसका एक, साहब जी का भी कमरा ऊपर से छत कच्ची थी, उनकी भी छत कच्ची थी। उनकी भी छत कच्ची थी। बारिश आ जाती है, टपकन लग हाँ, जाती है। बारिश आ जाए, टपकन लग जाए। तो वो मेडल जो है उसकी बात करें, गद्दे का प्रचलन नहीं था, मिट्टी की कुश्ती थी। तो हमारा ज़्यादा देश का पूरा फोकस ये रहता था भाई जो मिट्टी में पॉपुलर है उसी की। आज में जो पॉपुलरिटी है जो मेरी, भाई हरियाणा के तकरीबन कुश्ती का क्षेत्र जहाँ भी मुझे जानते हैं तो वो सिर्फ मिट्टी के नाम से जानते हैं, गद्दे से इतने कोई पॉपुलरिटी मतलब पॉपुलरिटी जो हुई है वो दंगल में हुई है, दंगल में भी मैट पे नहीं हुई। बेशक आप ओलंपिक में चले गए, लेकिन हाँ, जो पहचान मिली वो आपको मिट्टी से मिली, दंगल से मिली। हाँ। अब पहचान मिलने लगी मैट से, क्योंकि मीडिया भी ज़्यादा हो गया और पैसा भी ज़्यादा हो गया। उस टाइम पैसा तो था ही नहीं, बाहर से मेडल आते नहीं थे तो पैसा गवर्नमेंट देती नहीं थी। तो जब आपका ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ तो कैसे सिलेक्शन हुआ, आपने किसको ट्रायल में हराया और क्या कुछ था? तो उसमें यहाँ जैसे हमें ट्रायल में ये 1992 के ओलंपिक से पहले क्वालिफाई सिस्टम नहीं होता था। उससे पहले कोई नहीं था। हाँ, तो देश जिसको ये समझे कि भैया हमारा इस वजन का अच्छा खिलाड़ी है उसको भेज सकता था। तो 1992 में क्वालिफाई सिस्टम कर दिया, भाई जो क्वालिफाइड रेसलर होंगे वही ओलंपिक में जाएंगे। उससे पहले जाते थे वैसे जो अच्छा अपने वेट में होता हाँ, था, अपना वेट में अच्छा अपने जो भी देश उसको ये माने भैया मेडल दे सकता तो उसको भेज देते जो फर्स्ट होगा। तो 1992 में ऐसा रूल बना दिया जो ओलंपिक एसोसिएशन वर्ल्ड की, अभी कोई भी जो सिलेक्टेड ही खिलाड़ी आएंगे, बड़ा कंपटीशन हो जाता था, तो 20 की पार्टिसिपेशन थी। तो उन्होंने कंपटीशन बना दिया, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप बना दिया, और एशिया वालों के लिए एशिया चैंपियनशिप, तो ये कंपटीशन थे। जो यहाँ से क्वालिफाई होकर जाएंगे वो ओलंपिक में जाएंगे? नहीं, वो हाँ, जो उन्होंने रख दिया, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो बेस्ट 10 आएंगे तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। उनके अलावा जो एशिया में जो बेस्ट 4 में आएंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे यूरोप का, ऐसे ऑस्ट्रेलिया द्वीप का, ऐसे यूएसए साइड का, तो इस तरह करके 20 पहलवानों का पार्टिसिपेशन का वो बनाया था। तो शुरू में तो ये नियम था। तो हम 1991 में जैसे वारना बुल्गारिया में हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें अपने टीम में गए थे, तो ओमवीर था, मैं था, धर्मवीर था, ओमवीर तो 48 में थे ना? हाँ, सुभाष था, संजय था। तो जो उन्होंने रूल बनाए थे उस हिसाब से मेरा, ओमवीर का और सुभाष का, हमारे का तीनों क्वालिफाई हो गया था। लेकिन बाद में उन्होंने रूल चेंज कर दिए, तो उसमें बेस्ट 8 ले लिए, बेस्ट 7 ले लिए, किसी में 8 ले लिए। तो मेरी जैसे 7वीं पोजीशन आई थी, ओमवीर की 8वीं पोजीशन आई थी, और सुभाष की 9वीं पोजीशन आई थी ओलंपिक में, नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो बाद में उन्होंने कोई रूल चेंज कर दिया, तो उसमें इन दोनों का नाम रह गया था, मैं अकेला क्वालिफाई हुआ था फिर। अच्छा, आपका क्वालिफाई? हाँ, फिर सुभाष का बाद में क्वालिफाई, ओमवीर का फिर हुआ नहीं। तो ओलंपिक में फिर आपका किस देश से के पहलवान से मुकाबला था? पहले तो ये गिने चुने ही पहलवान होते थे जो वर्ल्ड में भी, कि भाई फला देश के पहलवान के साथ हो गया मुकाबला तो मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अपने से जो मतलब पूरे वर्ल्ड की तरफ देखे तो अपने जो भी ईरान था वो ज़्यादातर अच्छा ही था हर एक वजन का अपने से। निचले 4-5 वजन थे वो जापान के अपने से अच्छे ही थे। कोरिया था, रशिया का तो वो था ही अलग बिल्कुल। तो अपना स्टैंडर्ड काफ़ी कमज़ोर था उस टाइम पे। हम वर्ल्ड की कुश्ती में कहीं टिक नहीं पाते थे। तो ये मैटों का चलन हुआ। मैं तो सबसे बड़ी जो मदद के तौर पर काम किया अपने के महेंद्र सिंह मलिक थे, डीजीपी हरियाणा पुलिस, और वो एक बार अध्यक्ष बने थे कुश्ती के, भारतीय कुश्ती संघ के। तो उन्होंने ये पूरे इंडिया के लिए घोषणा की थी कि भाई जिसको भी मैट चाहिए
25% पैसे वो दो, 75% फेडरेशन देगी। अखाड़ों को दे दी। कोई भी अखाड़ा किसी ने भी लेना हो। तो उसमें अगर 1 लाख का मैट था तो 25,000 रुपये देगा, 75,000 रुपये फेडरेशन देती थी। देते थे। तो उससे हरियाणा में इतना ज़्यादा है, सब ने मैट ले लिए, हर एक अखाड़े मैट हो गया। फिर 2004 में जैसे हुड्डा सरकार आई, इन्होंने वैसे ही बांट दिया, जिसने कहा जी हमें मैट की जरूरत है उसी को मैट दे दी। तो ये पहलवानों को जो पैसा मिलने लगा ये कब मिलने शुरू हुआ है ये खेलों में? कुल मिला के तो हरियाणा में तो शुरुआत की ओम प्रकाश चौटाला ने 2002 में 2000 ओलंपिक हुआ। 2000 ओलंपिक से पहले जाने से पहले इन्होंने घोषणा की थी भाई हरियाणा का जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड लाएगा उसको 1 करोड़, जो सिल्वर लाएगा उसको 75 लाख ना 50 लाख, और जो ब्राउन लाएगा उसको 25 लाख। तो 2000 ओलंपिक में तो कर्णम मल्लेश्वरी वैसे तो साउथ की है, लेकिन उसने जो शादी की है वो यमुनानगर का रहने वाला, यमुनानगर में। तो हरियाणा की बहू करके उसको फिर वो ब्राउन मेडल आया था, तो उसको चौटाला जी ने 25 लाख रुपए दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद चौटाला जी के बाद फिर ये सेंटर में थी बीजेपी सरकार, वाजपेयी की, तो उसमें खेल मंत्री थी उमा भारती। मैं तो सबसे बड़ा योगदान तो उमा भारती का ही मानता हूँ खेलों में पैसा लाने के लिए, क्यों किसी को कानों कान खबर नहीं थी। जो 1 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर मेडल को मिलते थे, गोल्ड 1,75,050, उसने सीधे 20 लाख 15 लाख और 10 लाख रुपए कर दिए उमा भारती ने। तो खिलाड़ियों में मतलब एकदम ये आ गया कि भाई हकीकत ये थी कि पागल से होने लगे थे, और उतने ही कोच को। तो उसमें थोड़ा सा हर एक कोई किसी भी गेम का खिलाड़ी था उनमें थोड़ी सी आ गई, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों ने अपने पर्सनल कोच को छोड़ के अपने घर वालों का नाम लिखवा दिया, किसी ने बाप को, किसी ने चाचा को, किसी ने ताऊ को, ऐसे। हाँ, तो ऐसे मतलब वो थोड़ा सा गलत तरीका था। बाकी उमा भारती ने जो एक खेलों में जागरूकता लाई, उसके बाद हरियाणा में हुड्डा सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार आ गई, तो अपने हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बने। तो इन्होंने तो हरियाणा के लिए मतलब ऐसा कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी ये सोचने लगे थे, जो मेडलिस्ट थे खासकर, भाई हमें हरियाणा में कहीं ना कहीं से हमारी कोई दोस्ती हो जाए तो बता दे भाई हमारा भी ये गाँव है। अच्छा। और उन्होंने दिए भी हैं। मतलब हुड्डा साहब का योगदान बहुत बड़ा, मतलब खेलों में बहुत बड़ा योगदान, मतलब पूरा इंडिया में, पूरे इंडिया में हरियाणा एक टाइम ये हो गया था भाई हरियाणा में जन्म ले खिलाड़ी। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसने तो वो सेंटर था, सेंटर का बड़ा मामला था, वो तो सबको पूरे इंडिया को पैसे देने थे, इसने स्टेट को देने थे। तो इसने 1-1 करोड़ रुपए तो कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स के कर दिए, 2 करोड़ ओलंपिक के कर दिए, उसके बाद दूसरी प्लान आई उसमें 5 करोड़ कर दिए, और 2 करोड़ इसके कॉमनवेल्थ गेम्स के, 2 करोड़ एशियन गेम्स के इनके कर दिए। वो राशि आज 6 करोड़ रुपये है ओलंपिक में। हाँ, वो 6 करोड़ कर दिए। तो जो हुड्डा ने फिर सर्विस भी शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं लगेंगे क्लास 1 की, जो भी इतने इसने अपने एक पहले कार्यकाल में लगा दिया, जो डीएसपी लगाए डायरेक्ट 8 पता नहीं 10 लगाए थे, और कम से कम 15 से 20 इंस्पेक्टर लगाए थे। तो इन्होंने जो साथ के साथ पैसे के साथ जो जॉब भी दी, अच्छी जॉब दी, क्लास 1 की जॉब दी। तो पूरे मैं तो ये उस टाइम पे ये कह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में यह था भाई हरियाणा में जन्म हो जाए। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भी आज के टाइम में पहलवान होता, तो हम ये तो सभी सोचते हैं भाई अगर हम पैसे वाले भी होते तो क्लास 1 जॉब, डीएसपी होते आप, क्लास 1 जॉब भी होती। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे ये तो सब हो गया, आपसी कुश्ती में बदलाव कितना है ये थोड़ा सा हमें बताओ। जैसे पहले था, अब है, आज जो खेलों में जो इतना नाम, पैसे के साथ साथ नेम फेम भी है। हाँ, पैसे वो चेंजिंग आने का कारण ये होगा ना, जिस गेम में या जिस उसमें पैसा नहीं होगा तो उसको फेम ऑटोमेटिकली कम मिलेगी, और पैसा आने के बाद वो ढंग से भी रहेगा, कहीं आया जाएगा, गाड़ियों में आया जाएगा तो सब देखेंगे। अब कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी और जाएगा बसों में लटक के या पैदल जाए तो कौन उसकी शिक्षा लेगा, कौन ये देखेगा भाई इसी की तरह होगा। तो जो जिसके पास पैसा भी होगा, फेम भी होगा, नीरज चोपड़ा, हर एक आदमी सोचा मैं नीरज चोपड़ा हो जाऊँ, बजरंग था, सुशील था, योगेश्वर दत्त था, सब ये सोचे भाई मैं ऐसे पहलवान हो जाए, बड़ी गाड़ी है, बढ़िया सर्विस है, क्लास 1 की जॉब है, 4 आदमी जहाँ जाते हैं वो पूछते हैं भाई पहलवान जी कैसे हो, नीरज जी आप कैसे हो। तो हर एक आदमी उनसे सीख लेता है कि भाई बड़े पहलवान हो गए। तो हमारे साथ आज लड़कियों में कितना साक्षी का मेडल आया, ये मनु भाकर का मेडल आया, तो कितने इनसे लड़कियां भी कितनी वो ही हैं मोटिवेट है कि भाई हम भी मेहनत। अच्छा पहलवान जी, आपके टाइम में जो पहलवान अखाड़े में जो पहलवान रहते थे उनको
ये कहते हैं कि जैसे इलेक्शन होते थे तो इलेक्शनों में पहलवानों को लेके जाते थे पैसे दे के, या किसी की ज़मीन वमीन कब्जवाई होती, विवाद आई ज़मीन होती तो पहलवानों को लेके जाते थे। ये बात कितनी सच्चाई है? नहीं, ये 100% सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। 100% सच्चाई नहीं है, लेकिन बहुत सारे कोई भी काम करता है, कोई आदमी किसान नहीं करता है, कोई आदमी पढ़ता है, कोई आदमी कुछ भी काम करता है, तो जो फेल होते हैं वो कोई दूसरा काम ढूंढते हैं। तो बहुत सारे पहलवान ऐसे भी थे जो ऐसे उनमें सम्मिलित हुए हैं, लेकिन पूरे के पूरे ये नहीं कि उनको मतलब ये था कि पहलवानी करने गए, हाँ 8-10 साल लगाए, हाँ, वो सक्सेस नहीं हुए, और पढ़ाई लिखाई वैसे ही कम थी, तो वो लोग ऐसे उनमें, तो वो लोग उन आदमियों के साथ जुड़ गए। और फिर दूसरी बात ये थी, अब उस टाइम में शायद ये हथियार इतने ज़्यादा नहीं थे, तो ताकत से ही ज़्यादा काम चलता था, तो आम आदमी से तगड़े तो थे ही, और उसको बिगाड़ने वाला कौन था? उनको बिगाड़ने वाला भी तो पब्लिक ही थी। क्योंकि उनको तो पता नहीं था भाई ये प्लॉट खाली है, ये इसका किसी का कब्जा है, फलाना झगड़ा, तो तेरे मेरे वर्गे जाके बताते पहलवान जी आ जाओ, तो पहलवान जी ने भी देखा कि 2 पैसे मिले तो चल पड़े, कुश्ती में नाकाम हो ही रहे थे वो। तो कभी आपके पास भी ऐसा ऑफर आया? नहीं, हमारे पास ऑफर नहीं आया कोई भी ऐसा कभी भी, कि चलो पहलवान जी एक बार शक्ल दिखा गई है थोड़ी ना, ऐसा कोई मेरे पास कभी ऑफर नहीं आया ऐसा। तो ये पूरी सच्चाई नहीं है, मतलब आधे से भी कम सच्चाई है ये। 10-20% ऐसे थे जो गए हैं, जो नाकाम हुए वो। और कोई भी नाकाम आदमी कोई ना कोई काम ढूंढता है, वो अच्छा मिलो बुरा मिलो तो उसकी तरफ आकर्षित भी होते हैं फिर। तो दोस्तों, आज हमारे मेहमान थे अर्जुन अवार्डी, बार्सिलोना ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अशोक गर्ग जी, जिसे बणिया के नाम से भी सब लोग जानते हैं। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।